हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। बुक हमारी है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। चैप्टर नंबर 5 है उत्पादन फलन। इससे पहले 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11th एसपी नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो हमारी eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर हमारा जो है उत्पादन फलन। इसमें सबसे पहले समझते हैं हम उत्पादन क्या होता है। तो देखिए, उत्पादन का अर्थ है चीजों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ताकि वे उपयोगी बन जाएं। यानी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास चीज उपलब्ध होती है उससे नई चीज बनाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास चीज है, सामान है, उनका इस्तेमाल करके एक नई चीज बनाना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। क्योंकि हो सकता है वो वस्तु जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो। एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक किसान बीज, खाद, पानी और श्रम का इस्तेमाल करता है और फसल उगाता है। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। ठीक है, जैसे एक किसान है तो वो क्या करता है भाई? खाद हो गए, बीज हो गए, ठीक है ना, श्रम हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल करके क्या करता है? वो फसल का उत्पादन करता है। तो ये क्या होता है? जो फसल है उसके लिए क्या है? उत्पादन है। उत्पादन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई नई चीज बनाना जिससे क्या कर सके? व्यक्ति अपना इस्तेमाल कर सकते, उपयोग कर सके अपनी जरूरत के हिसाब से। उत्पादन फलन क्या होता है इसे समझना जरूरी है। उत्पादन फलन यह बताता है कि किसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी जो भी हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं या उत्पाद बढ़ा रहे हैं, किन किन संसाधनों की कितनी मात्रा चाहिए, यह भी दिखाता है कि इन संसाधनों को मिलाकर अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है। तो उत्पादन फलन का अर्थ क्या है? उत्पादन फलन का अर्थ है भाई कि किन किन चीजों को लगा के कितना हम जो है उत्पादन निकाल सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है या उत्पादन फलन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी हमारे पास संसाधन है, जैसे श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को जब हम लगाते हैं और लगाने के बाद कितना उत्पादन करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, जैसे उत्पादन फलन हमारा जो है फंक्शन जो होता है वो एल और के। ठीक है, इसमें क्या होता है? उत्पादन फलन क्यू हो गया आपका, और श्रम, ठीक है, इसमें क्या लगता है? लेबर लगती है, श्रम, जिसे हम परिवर्तनशील तत्व भी कहते हैं, और के जो हमारी होती है स्थिर, यानी पूंजी, जो हमारा स्थिर तत्व होता है। ठीक है, तो उत्पादन फलन का मतलब क्या है भाई कि कितनी जो हमारी परिवर्तनशील लागत लगी है और कितनी स्थिर लागत लगी है, इनको मिलाकर हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, यही क्या कहलाता है? हमारा उत्पादन फलन कहलाता है। ठीक है, चलिए। उत्पादन फलन के प्रकार, यानी जो उत्पादन फलन होता है इसको कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है? तो इसकी 2 कैटेगरियां होती हैं। तो समय अवधि के आधार पर उत्पादन फलन को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम उत्पादन को। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है? तो यह वह समय होता है जब हम उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल कुछ चीजों को ही बढ़ा सकते हैं, बाकी चीजें जैसे कि तैसे रहती हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब क्या है भाई? कम समय अवधि के लिए जब हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो उस समय हम क्या करते हैं? हर एक चीज को ना बढ़ाकर कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए कि भाई मजदूर, हमारे पास मशीन और जमीन पहले से ही है और हमें जरूरत पड़ गई भाई कि हमें उत्पादन को थोड़ा और बढ़ाना है। सीजन आ जाता है ना कई बार, जैसे सीजन की चीजें होती हैं, जैसे गर्मी आ गई है तो गर्मी के कपड़े हो गए, सर्दी आ गए सर्दी के कपड़े हो गए, तो उनकी जब जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो क्या करेंगे? तो पहले से अगर किसी के पास मशीन है तो वो क्या करेगा भाई? मजदूरों को बढ़ा देंगे और उस मशीन से क्या करेंगे? उत्पादन ज्यादा कर लेंगे ताकि सर्दी का काम चल जाए। ऐसे गर्मी में अगर उनको गर्मी के कपड़े बनाने हैं तो वो क्या करेंगे? मजदूरों को बढ़ा देंगे, क्योंकि मशीनें उनके पास पहले से थी, तो गर्मी के कपड़े सिल जाएंगे। तो ये क्या होता है? अल्पकालीन, यानी कम समय अवधि के लिए जब सिर्फ कुछ साधनों को, जैसे मजदूर को या श्रम को लगाकर उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक दुकान में जमीन और मशीन पहले से हैं, लेकिन काम बढ़ने के लिए, ठीक है ना, काम बढ़ाने के लिए ज्यादा मजदूर रखे जाते हैं, तो ये क्या होता है? अल्पकालीन उत्पादन होता है, यानी कुछ समय के लिए जो मजदूर रख के उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है। इसकी मुख्य बातें क्या होती हैं? कुछ चीजें स्थिर रहती हैं, यानी कुछ चीजें स्थिर रहेंगी, जैसे हमने देखा मशीन और जमीन जो होती है इसके अंदर स्थिर रहती है। कुछ चीजें बदल सकती हैं, यानी अगर ज्यादा उत्पादन की जरूरत है तो वो क्या करेंगे भाई? मजदूरों को बढ़ा देंगे ताकि क्या हो सके? उत्पादन बढ़ाया जा सके। उत्पादन सिर्फ बदल सकने वाली चीजों को बढ़ाकर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई? जो मजदूर है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, तो इन्हीं को ही घटाया और बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होगा
कि भाई कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर उन्हें उत्पादन करना है तो वो जरूरी थोड़ा ना कि वो भाई मशीन और जमीन ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, उनको घाटा भी हो सकता है भाई मशीन खराब हो जाए एक लंबे समय तक। जब उन्हें लगता है कि भाई एक मशीन पे ही हम ज़्यादा मजदूरों को लगा के ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, तो इसलिए वो मशीन और जमीन को ना बढ़ाकर सिर्फ क्या कर देते हैं, मजदूरों को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, जो बदल सकने वाली चीजें उसको बदल दिया जाएगा, जो जिनकी जरूरत नहीं है उनको नहीं बदला जाता। ठीक है, तो ये हमारी होती है अल्पकालीन उत्पादन फलन। इस चीज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो सिद्धांत है वो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकंड आता है आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो इसमें क्या होता है, लंबे समय अवधि के लिए ज्यादा उत्पादन करना होता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। तो यह वह समय होता है जब उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी चीजों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी चीजों को बढ़ा दिया जाएगा, जैसे जमीन भी बढ़ाई जाएगी, मजदूर भी बढ़ाए जाएंगे, मशीन भी बढ़ाई जाएगी, पूंजी भी लगाई जाएगी, तो हर एक चीज को बढ़ाकर उत्पादन ज्यादा किया जाता है। जैसे एक कारखाना अगर ज्यादा उत्पादन के लिए कई जमीन लेता है, नई मशीन लगाता है और मजदूर भी बढ़ाता है, तो ये क्या हो गया, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। क्यों, क्योंकि इसको भाई लंबे समय तक यानी पूरे साल के लिए प्रोडक्शन करना है, तो इसे ज्यादा मशीन, ज्यादा मजदूर और ज्यादा जमीन लगेंगी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। मुख्य बात क्या है, यहाँ सभी चीजें बदल सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हर चीज को बदला जाता है, चाहे स्थिर कारक हो और चाहे अस्थिर कारक हो, सबको बदल दिया जाता है। उत्पादन में बढ़ोतरी सभी चीजों को एक साथ बढ़ाकर की जाती है। कि किसका सिद्धांत क्या है, इसे पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं, यानी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, उत्पादन की अवधारणा क्या है, तो हमने समझा था भाई उत्पादन क्या होता है, किसी भी एक चीज को बदलकर नई चीज का निर्माण करना जो हमारे लिए उपयोगी हो, वही क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो उत्पादन का अर्थ किसी कंपनी द्वारा किसी समय में तैयार की गई वस्तुओं की मात्रा जो वह आगतों जैसे श्रम, मशीन, जमीन आदि का उपयोग करके बनती हैं। तो एक कंपनी के लिए उत्पादन क्या होता है कि भाई कितनी वस्तुओं की मात्रा उन्होंने उत्पादित करी और कौन कौन से चीजें उन्होंने लगाई, उनमें जैसे श्रम लगाया, मशीन लगाई, जमीन लगाया, तो इनका उपयोग करके कितना सामान उन्होंने तैयार किया, तो वो क्या होता है, एक कंपनी का उत्पादन होता है। ठीक है, उत्पादन को तीन हिस्सों में समझा जा सकता है। तो उत्पादन को तीन तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले कुल उत्पादन आता है, तो यह कुल उत्पाद होता है जो किसी विशेष समय में दी गई मात्रा के परिवर्तनशील आगत से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, एक विशेष समय में, मान लीजिए एक दिन में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, 6 महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, एक साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हो गया, तो उसे क्या कहा जाता है, कुल उत्पादन। यानी जो भी चीजें लगाई गई थी उन चीजों को लगाने के बाद कितना उनका उत्पादन हुआ, उसे क्या कहा जाता है, कुल उत्पादन कहा जाता है। तो इसे कुल भौतिक उत्पादन या कुल प्रतिफल भी कहा जाता है। उदाहरण, अगर 6 मजदूर मिलकर कुल 60 किलोग्राम गेहूं पैदा करते हैं तो कुल उत्पादन कितना हुआ, 60 किलोग्राम। ठीक है, तो 6 मजदूर हैं और मिलकर कितना, 60 किलोग्राम जो है वो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनका कुल उत्पादन कितना हो गया, 60 किलोग्राम। तो इसे क्या कहा जाता है, कुल उत्पादन। औसत उत्पादन क्या होता है, यह बताता है कि प्रत्येक इकाई आगत जैसे श्रमिक के जरिए औसतन कितना उत्पादन हो रहा है। तो औसत उत्पादन क्या बताता है भाई, मान लीजिए जितना भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन में एक श्रमिक ने कितना उत्पादन किया, तो उसे क्या कहा जाता है, उसका औसत उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, तो इसे किस तरह से निकाला जाता है, तो औसत उत्पादन निकालना सिंपल सा है, कुल उत्पादन यानी जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था उसमें से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा हमारा, कुल उत्पादन, सॉरी औसत उत्पादन जो है हमारा वो निकल जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन 60 किलोग्राम था और 6 श्रमिक थे, तो टोटल प्रोडक्शन जो था 60 श्रमिक थे, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना औसत आ जाएगा आपका, 10। ठीक है, कितना आ गया, कुल उत्पादन हमने ऊपर रखा और साधन की जो इकाइयों का यानी 6 यूज करी गई थी, तो हमारा क्या हो गया, औसत उत्पादन 10 किलो प्रति श्रमिक, यानी 10 किलो जो है प्रति श्रमिक उत्पादन कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, औसत उत्पादन। तीसरा आता है आपका सीमांत उत्पादन। ठीक है, तो सीमांत उत्पादन क्या होता है, यह बताता है कि अगर एक और आगत, ठीक है, जैसे एक और श्रमिक जोड़ दिया जाए तो उत्पादनों में कितना और बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए पहले 5 मजदूर थे, 5 मजदूर से 6 मजदूर कर दिए गए, तो पहले जो था वो 50 किलो हो रहा था, तो अगर जब छठा जोड़ा गया तो कितना किलो उत्पादन हुआ, तो उससे क्या किया जाता है, उत्पादन, सीमांत उत्पादन जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो इसे किस तरह से निकाला जाता है, तो सीमांत उत्पादन नया टीपी यानी जो नया टोटल प्रोडक्शन था, जो आपका पुराना टोटल प्रोडक्शन था उससे आप क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एमपी टोटल जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, जो जो चेंज आया है टोटल प्रोडक्शन में और जो लेबर में चेंज आया है उसे डिवाइड कर दोगे तो भी निकल जाएगा, और ये हमारा जो नया टीपी और पुराना टीपी माइनस कर देते हैं
तो आ जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर 5 श्रमिकों पर टोटल प्रोडक्शन 50 किलो था और 6 श्रमिकों पर टीपी 60 किलो हो गया, तो बताइए औसत कितना हो गया। ठीक है, तो नया टीपी कितना है, नया प्रोडक्शन कितना था, 60 था, और पुराना कितना था, 50, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 10 किलो। ठीक है, तो ऐसे चेंज में भी कर सकते हो। तो पहले कितना था भाई, 60 50, तो कितना चेंज आया इसमें, 10 का। ठीक है, और कितना मजदूर बढ़ा, पहले 5 थे अब 6 हो गए, तो कितना चेंज आया, एक मजदूर का, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, सीमांत उत्पादन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी मार्जिनल उत्पाद जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह से हम देखते हैं उत्पादन को। तो इसको आप देख सकते हैं टेबल में भी, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होता है। तो मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, पहले मजदूर नहीं थे तो उत्पादन कुछ नहीं होगा, औसत उत्पादन भी कुछ नहीं होगा, सीमांत उत्पादन भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, जमीन सेम की सेम है, बस क्या करा जा रहा है, इसमें परिवर्तनशील कारक को बढ़ाया जा रहा है, यानी श्रम को बढ़ाया जा रहा है। एक था तो वो क्या कर रहा था, कुल उत्पादन 5 कर रहा था, 5 इकाई कर रहा था, तो क्योंकि भाई एक व्यक्ति है और वो 5 का उत्पादन कर रहा है, तो पहले में क्या होगा, औसत भी 5 ही होगा और टोटल भी कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि एक ही श्रमिक है। लेकिन जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो आप क्या देखेंगे कि जो कुल उत्पादन है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो कुल उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, कुल उत्पादन बढ़ेगा, इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, औसत उत्पादन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या निकालना है आपको, एमपी, सीमांत उत्पादन निकालना है। तो हमने देखा था पुराने में से, जो नए में से पुराने को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा। ठीक है, तो पुराने में से आप नए को माइनस कर देंगे, नए में से पुराने को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी सीमांत उत्पाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका होता है। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का कथन। तो परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम हमने देखा था, इसका कथन क्या है और किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार जब हम अन्य आगतों को स्थिर, यानी जो भी आगतें हैं, ठीक है ना, जैसे हमारी जमीन हो गई या मशीनें हो गई, इनको स्थिर रखते हैं, केवल एक ही आगत की मात्रा बढ़ाते हैं, तो कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर से, फिर घटती दर से और अंततः ऋणात्मक दर से बढ़ता है। तो ये क्या है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम है। यानी जब हम क्या करेंगे कि जो हमारी आगतें स्थिर, यानी जो हमारे पास स्थिर लागत है उनको हम स्थिर रखेंगे, ठीक है ना, और हम क्या कर देते हैं, जो हमारी अस्थिर लागतें हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक श्रम है, श्रम को अगर हम बढ़ाते हैं तो एक निश्चित समय तक जब हम श्रम को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे आगे कि जैसे हमने श्रम को बढ़ाया तो सबसे पहले जो कुल उत्पादन होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, फिर क्या होगा, वो घटेगा, और एक टाइम और अगर हमने उसको बढ़ाने की कोशिश करी तो वो ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यताएं क्या हैं, तो पहले मान्यताएं समझना जरूरी है, उसके बाद हम इसको और डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले अल्पकालिक अवधारणा है ये, यह नियम केवल अल्पकाल के लिए लागू होता है क्योंकि इस अवधि में उत्पादन के कुल कारक स्थिर रहते हैं। जैसे हमने कहा ना, भूमि और मशीनें जो हैं वो क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, और कुछ परिवर्तनशील जैसे श्रमिक जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये चीज जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा, स्थिर कारकों पर लागू, यह नियम भूमि सहित सभी स्थिर कारकों पर आधारित होता है जिनमें अल्पकाल में बदलाव संभव नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं भाई, स्थिर कारकों पर लागू होता है जिनमें बदलाव संभव नहीं है, तो उन पर जरूर लागू होगा ये। परिवर्तनशील और स्थिर कारकों का संयोजन होता है, तो यह नियम मानता है कि कई परिवर्तनशील इकाइयां, जैसे मजदूर, एक ही स्थिर कारक जैसे जमीन के साथ जोड़ी जा सकते हैं। तो इसमें यह भी देखना है भाई कि जो अस्थिर कारक है और जो स्थिर कारक है वो दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र तक सीमित है, तो यह नियम कुछ मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर लागू होता है जहां भौतिक उत्पादन होते हैं। ठीक है, तो भौतिक उत्पादन जरूरी है होना, जैसे कृषि हो गया, निर्माण हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्थिर और अस्थिर कारक दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। उत्पादन परिवर्तन का मापन आसान है, यह मान्यता है कि जब परिवर्तनशील कारकों में बदलाव किया जाता है तो उनके कारण होने वाले उत्पाद परिवर्तन को मापना आसान होता है। तो ये मानता है भाई कि जब हम परिवर्तनशील कारक में बदलाव करते हैं तो जो उसमें उत्पादन हो रहा है उसके परिवर्तन को भी हम आसानी से देख सकते हैं। अपूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति होती है, यह माना जाता है कि एक निश्चित समय के बाद सभी उत्पादन कारक एक दूसरे के पूर्ण विकल्प नहीं बन सकते, यानी उन्हें आपस में पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों ऐसा, मान लीजिए एक मशीन पे भाई 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, छठा आदमी भी लेकर आएंगे, तो वो क्या है, वो उस मशीन पे काम तो नहीं कर सकता ना, तो इसलिए कह रहा है भाई कि जरूरी नहीं है कि एक दूसरे का विकल्प बन जाए। मशीन पे 5 लोग काम कर रहे हैं तो काम ही करेंगे, छठे को लाकर आप कहाँ से विकल्प देंगे। ठीक है, तो अपूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति होती है। प्रौद्योगिकी स्थिर रहती है, तो यह नियम तभी लागू होता है जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीक में कोई बदलाव ना हो, अर्थात तकनीक को स्थिर माना जाता है, तो इस पर तकनीक जो है स्थिर रहेगी। ठीक है,
सभी परिवर्तनशील कारक समान रूप से प्रभावी होंगे। यह मान लिया जाता है कि जितने भी परिवर्तनशील इनपुट है, जैसे श्रमिक है, वे सभी एक जैसी दक्षता से काम करेंगे। ठीक है, तो जितने भी श्रमिक नए ऐड होंगे उनकी दक्षता भी जो होगी सेम, काम करने की जो कैपेसिटी होगी वो सेम होगी। ये जो है कुछ जरूरी मान्यताएं होनी जरूरी है परिवर्तनशील नियम में। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम का उदाहरण देख लेते हैं। तो इसे 3 चरण है। ठीक है, जब हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम की बात करते हैं तो इसको 3 चरणों में समझा जा सकता है बड़े आसानी से। सबसे पहला बढ़ते प्रतिफल का चरण होता है, कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है और फिर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है। तो इसमें क्या होगा, उत्पादन आप देखेंगे कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा होगा और सीमांत उत्पादन भी इस टाइम अधिकतम होगा। दूसरा घटते प्रतिफल का चरण होता है, यानी कुल उत्पादन धीमी गति से बढ़ता है। तो उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन क्या होगा, धीमी गति से बढ़ेगा और सीमांत उत्पादन घटता है और शून्य भी हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे सीमांत उत्पादन घटेगा और एक टाइम पे शून्य भी हो जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है ऋणात्मक प्रतिफल का चरण, कुल उत्पादन घटने लगता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कुल उत्पादन आपको घटता दिखाई देगा और जो सीमांत उत्पादन होगा वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, चलिए ये यहाँ से समझते हैं और अच्छी तरह से। तो देखिए लेबर जो थी पहले 1 थी, फिर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हो गई। ठीक है, तो उत्पादन आप देखेंगे टोटल प्रोडक्शन 5 था, 12, 21, 28, 30 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं हम अपने परिवर्तनशील अनुपात के नियम पर। तो पहले क्या कहता है भाई, बढ़ते प्रतिफल का चरण होता है। तो आप देखेंगे पहले बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए ये अवस्थाएं आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको एपीएमपी दोनों बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या हो गई, आपकी पहली अवस्था हो गई, फर्स्ट। ठीक है, दूसरा घटते प्रतिफल का चरण होता है, यानी कुल उत्पादन धीमी गति से बढ़ता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे उत्पादन बढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन क्या है, धीमी गति से बढ़ता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप धीमी गति से बढ़ता है उत्पादन। और सीमांत उत्पादन बढ़ता है और शून्य भी होता है। तो देखिए यहाँ पे सीमांत उत्पादन बढ़ा है और यहाँ पर आप देखेंगे शून्य भी हो जाता है। ठीक है, तीसरा ऋणात्मक प्रतिफल का चरण होता है, यानी कुल उत्पादन घटने लगता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो कुल उत्पादन है वो घट गया। पहले 5 था, आप देखिए कुल 30 था वो 28 हो गया, यानी घट गया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे जो एवरेज था वो भी घट गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका मार्जिन है वो क्या हो गया, जो आपका सीमांत उत्पादन है वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका सेकंड चरण होता है और ये आप देखेंगे आपका थर्ड चरण होता है। ठीक है, तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम में ये 3 अवस्थाएं आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये जो अवस्था है ये क्या है, बढ़ते प्रतिफल का चरण है। ये दूसरी जो अवस्था है ये घटते प्रतिफल का चरण है और तीसरी जो अवस्था है वो ऋणात्मक प्रतिफल का चरण है। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। ग्राफ पे समझ सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये पहली अवस्था है आपकी। ठीक है, ये आपकी दूसरी अवस्था है और ये आप देखेंगे तो ये आपकी तीसरी अवस्था है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कर्व। ठीक है, तो ये हमारी टेबल हो गई, ये हमारा कर्व हो गया। तो यहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आ गया कि जो परिवर्तनशील अनुपात के नियम है वो 3 चरणों में काम करते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के 3 चरणों के कारण, अब इन 3 चरणों के कारण समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये 3 स्टेजें क्यों बनती हैं। तो देखिए बढ़ते प्रतिफल का जो पहला चरण था हमने देखा था, इस चरण में उत्पादन तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, तो कारण क्या थे, स्थिर संसाधनों का अच्छा उपयोग, यानी जो हमारे पास स्थिर साधन थे उनका उपयोग जो है बहुत अच्छे से हो रहा था। शुरू में मशीनें या जमीन पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होती, यानी जब शुरू में हम मशीन लेकर आते हैं उसमें एक बंदे को रखते हैं, फिर 2 को रखते हैं, तो उस समय क्या होता है वो पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता उस मशीन या जमीन का। जब मजदूर बढ़ते हैं तो मशीनों को बेहतर इस्तेमाल होता है और उत्पादन तेजी से बढ़ता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जैसे मजदूर बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन भी जो है वो तेजी से बढ़ता जाता है। काम करने वालों की कुशलता बढ़ती है, तो ज्यादा मजदूर होने से काम बढ़ जाता है, सबका काम आसान होता है और वो बेहतर काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, काम तेजी से बढ़ता है। बड़ी मशीनों का पूरा फायदा होता है, तो कुछ संसाधन जैसे मशीनें पूरी नहीं बांटी जा सकती, जब इनका इस्तेमाल ज्यादा मजदूर के साथ होता है तो उनका उपयोग सही तरीके से होता है। तो भाई एक मशीन में 3-4 लोग जो काम कैपेसिटी काम करने की वो अच्छे से अगर काम कर रहे हैं तो उत्पादन आपको ज्यादा ही होता दिखाई देगा इसमें। दूसरा घटते प्रतिफल का जो चरण था, तो इस चरण में हमने क्या देखा था, उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। कारण क्या होता है, सीमा तक पहुंच जाना, यानी मशीन या जमीन जितना उपयोग हो सकता था उतना हो जाता है। यानी इस फेज में क्या होता है भाई, जितनी मशीन की या जमीन की कैपेसिटी है और जितने लोग काम कर सकते हैं उतने लोग उस पर काम करते हैं। अब मजदूर बढ़ने से उतना फायदा नहीं होगा, अब मजदूर बढ़ाया गया तो जमीन और जो मशीन है उस पर उतना ज्यादा फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। भीड़ बढ़ जाना, तो बहुत से मजदूर होने से मशीन कम पड़ने लग जाती है, सभी को काम नहीं मिल पाता और उत्पादन भी धीमा हो जाएगा। भाई अगर 5 लोगों के काम करने वाली मशीन है, आप उस पर 6 लोग रख देंगे तो सारे 6 लोग कैसे उस 5 लोगों वाली मशीन पे काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, भीड़ बढ़ जाएगी और कोई भी ढंग से अपना काम नहीं कर पाएगा।
एक दूसरे का सही विकल्प ना होना, मशीन और मजदूर एक दूसरे की जगह पूरी तरह नहीं ले सकते, इसलिए ज्यादा मजदूरों से ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर भाई विकल्प ही नहीं होगा वहां पर कि आप 5 लोगों की मशीन है काम करने की, आप 6 लोगों को डाल रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, बैलेंस नहीं बन पाएगा। जो बैलेंस नहीं बनेगा तो काम क्या होगा, बिगड़ना शुरू हो जाता है। फिर आता है ऋणात्मक प्रतिफल का चरण। तो इसमें हमने क्या देखा था, चरण में उत्पादन घटने लगता है। ठीक है, तो इसमें उत्पादन घटेगा, कारण क्या होगा, संसाधनों की सीमा, जैसे हमने देखा था कि मशीन या जमीन बढ़ नहीं सकती लेकिन मजदूर बढ़ रहे थे। इसमें उत्पादन पे क्या होगा, उल्टा असर पड़ेगा, यानी हमने जमीन और मशीन नहीं बढ़ाई लेकिन क्या किया, मजदूरों को बढ़ा दिया। तो इससे क्या हो गया, भीड़ बढ़ गई, और भीड़ बढ़ने का क्या असर होगा, अव्यवस्था और टकराव होगा, यानी बहुत ज्यादा मजदूर होने से तालमेल बिगड़ जाएगा, वे एक दूसरे के काम में रुकावट बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब ज्यादा लोग हैं, मशीन कम है, एक मशीन पे 6 लोग 7 लोग आ जाएंगे, तो क्या होगा, उनमें सामंजस्य नहीं बनेगा भाई, कोई कहेगा मैं काम करूंगा, कोई कहेगा मैं काम करूंगा, तो इसमें क्या होगा, रुकावट आएगी। कुशलता कम हो जाती है, काम ज्यादा लोगों में बांटने से विशेषज्ञता घट जाती है, नतीजा उत्पादन गिरने लगेगा भाई। अब उसमें से क्या होंगे, कुछ लोग कहेंगे भाई तू कर रहा है तू ही कर ले, मैं नहीं कर रहा, तो वो मन से काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि कुशलता में कमी आएगी, और उससे क्या होगा, उत्पादन भी जो होगा वो गिरने लगेगा। ठीक है, तो ये जो कारण होते हैं परिवर्तनशील उत्पादन, जो परिवर्तनशील हमने देखा, नियम जो कहता है कि भाई ये जो 3 चरण इन कारणों से उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है, ये ग्राफ है हमारा, ग्राफ के जरिए समझेंगे हम अच्छे से। सबसे पहले, जब कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, यानी बिंदु P तक, तब सीमांत उत्पादन MP भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, यानी कुल उत्पादन आपका बढ़ रहा है, तो वो तेजी से बढ़ता है, तो बिंदु P तक आप देखेंगे, और सीमांत उत्पादन MP भी बढ़ता है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि देखिए आपका कुल उत्पादन जो है आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन जो है आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही हम देखेंगे, देखिए जब कुल उत्पादन बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे सीमांत उत्पादन भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें यही कहा जा रहा है, जब कुल उत्पादन TP बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है ये, यानी बिंदु P तक, तो आप देख रहे हैं ये देखिए तेजी से बढ़ रहा है, तब सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम। ठीक है, तो ये जो आपका टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन, और ये जो आपका है मार्जिनल यानी सीमांत उत्पादन, तो ये दोनों आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है, और मार्जिनल जो उत्पादन है वो भी तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, सेकेंड स्टेज आप देखेंगे, जब टीपी घटती हुई दर से बढ़ना शुरू करता है, तब एमपी भी घटने लगता है। यानी जब क्या देखेंगे आप, कि जो टीपी घटती हुई दर से, अब आप देखिए यहाँ पर आप टीपी देखेंगे, देखिए बढ़ तो रहा है, लेकिन पहले देखिए गैप ज्यादा था, अब क्या है, आप देखेंगे कम हो रहा है। ठीक है, यानी अब जो है उस तरह से नहीं बढ़ रहा, अब घटती दर से बढ़ रहा है। यहाँ से क्या होगा, आप देखेंगे कि जो टीपी होगा आपका वो घटती दर से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस स्टेज के बाद आप देखेंगे तो टीपी जो है आपका घटती दर से बढ़ना शुरू होगा। यह स्थिति तब शुरू होती है जब 4 श्रमिक लगाए जाते हैं, यानी जैसे ही आपने 4 श्रमिक लगाए, वैसे ही आप देखेंगे जो आपका टोटल प्रोडक्शन होगा वो घटती दर से जो है वो बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, और ये 6 श्रमिक तक जारी रहता है। तो आप 4 श्रमिक लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, तो ये प्रक्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी जो टोटल प्रोडक्शन है आपका वो बढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन वो घटती दर से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो आपका जो सीमांत उत्पादन है, तो सीमांत उत्पादन आपको क्या होगा, वो घटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपका जो सीमांत उत्पादन है वो क्या है, वो घटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन वो किससे बढ़ रहा है, वो घटती दर से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जब टीपी अपने अधिकतम बिंदु एम पर पहुंचता है, तब एमपी शून्य हो जाएगा। अब देखिए जो आपका टोटल प्रोडक्शन जो चला था वो देखिए यहाँ पर वो क्या है, अपने सबसे टॉप पर होता है, और जब ये अपने टॉप पर होता है तब आप देखेंगे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, यानी जो आपका सीमांत उत्पादन है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, यानी क्या होता है कि जब आपका क्या होगा, जब आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, ठीक है, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आपका मार्जिनल प्रोडक्शन गिरना शुरू, यानी जैसे आपका टोटल प्रोडक्शन जो है, जो कुल उत्पादन है वो घटती दर से बढ़ेगा, तो आपका जो सीमांत उत्पादन है वो क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन जब अपने अधिकतम बिंदु पर होगा, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो कहां पर आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। ठीक है, अंत में जब टीपी घटने लगेगा, और लास्ट में आप देखेंगे जब आपका टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन जब घटना शुरू करेगा, तो उस समय आप देखेंगे जो आपका एमपी होगा
वो नेगेटिव, ठीक है, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एमपी क्या होता है, वो नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। यानी 7वें श्रमिक का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उस समय जो आपका कुल उत्पादन वो तो आप देखेंगे घटना शुरू ही होगा, साथ ही आपका जो सीमांत उत्पादन होगा वो नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीज याद रखनी है। यानी जब आपका क्या होता है, आपका टीपी बढ़ेगा, ठीक है, तेजी से, तो आपका एमपी भी बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आपका टोटल प्रोडक्शन घटती दर से बढ़ना शुरू होगा तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो घटना गिरना शुरू हो जाएगा। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है, जो टोटल प्रोडक्शन जो अधिकतम बिंदु पर होता है, तो उस समय आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो 0 होता है। और जब आपका टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू होता है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, नकारात्मक यानी ऋणात्मक हो जाता है। तो ये 4 चीज याद रखनी है। तो ये जो है इनका संबंध है, ठीक है। तो ये 4 संबंध। फिर समझते हैं औसत उत्पादन, ठीक है ना, एवरेज प्रोडक्शन, और सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। इनके संबंध को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, जब सीमांत उत्पाद एमपी और औसत उत्पाद से अधिक होता है तब एपी बढ़ता है। इस स्थिति में एपी तीसरे श्रेणी तक आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो आपका एमपी है, ठीक है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये देखिए आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो औसत प्रोडक्ट है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। यानी औसत उत्पादन बढ़ रहा है तो आपका क्या है, जो सीमांत उत्पादन है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर आपका जो औसत उत्पादन है और जो आपका सीमांत उत्पादन है, ये दोनों अगर आप देखेंगे तो आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखिए ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु से शुरू हुए हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, स्थिति में तीसरे श्रमिक तक, तो तीसरे श्रमिक तक आपने देखा ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है। फिर जब एमपी और एपी बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में जब एपी और एमपी आपको बराबर दिखाई देंगे, ये देखिए ये स्थिति यानी चौथी वाली, यहाँ पर ये आपको दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं, तब एपी अपने अधिकतम बिंदु पर होता है यानी चौथे श्रमिक पर। अब यहाँ पर आपको देखेंगे आपका जो एपी होगा, ठीक है, जब ये दोनों एक बराबर होते हैं तो इस समय आपको जो देखने को मिलेगा कि जो आपका एपी है वो अधिकतम बिंदु पर है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो आपका एपी है वो अधिकतम बिंदु है, यानी जब एमपी और एपी दोनों बराबर होंगे तो एपी अपने अधिकतम बिंदु पर होता है यानी चौथे श्रमिक पर। जब दोनों बराबर होंगे उसी समय आपको देखने को मिलेगा कि आपका एपी जो होगा वो अधिकतम यानी सबसे टॉप पर होगा, ठीक है। फिर तीसरा, जब एमपी एपी से कम होता है, अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा वो एपी से कम देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है एवरेज प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है, लेकिन आप मार्जिनल प्रोडक्शन देखेंगे वो क्या हो गया है, बिल्कुल ही घटना शुरू हो गया। और वो किससे कम हो गया है, वो एपी से भी कम हो जाता है आपका एमपी, ठीक है। तो 5वें श्रमिक पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखेंगे औसत उत्पादन में जो गिरावट आती है, जैसे ही औसत उत्पादन में आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो सीमांत उत्पादन जो होगा वो औसत उत्पादन से भी कम हो जाएगा, ठीक है। फिर अंत में एपी और एमपी दोनों घटेंगे। फिर बाद में आप देखेंगे भाई, अब ऐसी स्थिति में के बाद क्या देखेंगे आप, एपी और एमपी दोनों जो है वो घटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एपी जो आपका एमपी होता है जब वो घटना शुरू करेगा वो तेजी से घटेगा, और वो क्या हो सकता है भाई, वो नकारात्मक भी, यानी जो एमपी होगा वो आपका नकारात्मक यानी शून्य होगा और शून्य के बाद नकारात्मक भी हो जाएगा। लेकिन जो आपका एपी होता है वो सकारात्मक रहता है, ठीक है। यानी एपी जो है आपका सकारात्मक है क्योंकि अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है। एमपी की गिरावट की जाती है और एपी की गिरावट से तेज होती है। हमने देखा भाई कि दोनों गिरना शुरू हुए हैं, यानी आप देख रहे हैं एवरेज प्रोडक्शन भी गिर रही है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी गिर रही है। लेकिन आप देखेंगे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी जो सीमांत उत्पादन है वो बड़ी तेजी से गिरता है, ठीक है। और इसके कारण वो क्या होता है, तेजी से गिरने के कारण नेगेटिव में भी चला जाता है आपका सीमांत उत्पादन, ठीक है। तो ये क्या इनके बीच में संबंध है, यानी क्या है कि जब आप देखेंगे भाई जब शुरुआत होती है सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन से अधिक होता है, यानी आप देखेंगे भाई सीमांत उत्पादन जो है आपका जो कम होता है, और जो आपका मार्जिन जो सीमांत उत्पादन ज्यादा होता है और जो आपका औसत उत्पादन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कि जो आपका सीमांत उत्पादन है, ठीक है, वो जो है ज्यादा आपको दिखाई देगा यहाँ तक, ठीक है। और आपका औसत उत्पादन जो है वो कम दिखाई देगा। तो इस समय आप देखेंगे भाई ये दोनों बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो दोनों बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद आप क्या देखते हैं, इनके बीच में संबंध जैसे ये दोनों क्या होते हैं, बराबर आते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर आप देखेंगे कि आपका जो औसत उत्पादन है वो सीमांत उत्पादन के क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। एक ऐसी स्थिति आती है। तो ये कब आती है, ये आपने देखा चौथे पे। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जब ये दोनों बराबर होते हैं उसका जो अगला चरण होता है, इस समय आप देखेंगे कि जो औसत उत्पादन है वो भी गिरना शुरू होगा। और जैसे ही औसत उत्पादन गिरना शुरू होगा तो आप देखेंगे जो एमपी है वो भी
गिरना शुरू हो जाएगा। और ये जो गिरावट आएगी आप देखेंगे औसत उत्पादन से सीमांत उत्पादन की जो गिरावट होगी वो आपको ज्यादा दिखाई देगी। ठीक है, और फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपका सीमांत उत्पादन और मार्जिन उत्पादन गिरने लगेगा, और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जो आपका सीमांत उत्पादन है वो बड़ी तेजी से गिरता है, वो जीरो से और बाद में नेगेटिव भी चला जाता है। यानी ये जो है इस स्थिति के बाद बड़ी तेजी से गिरना शुरू करेगा। ठीक है एमपी, और ये जो होता है वो धीरे धीरे गिरता है, ये सकारात्मक रहता है। ठीक है, लेकिन जो आपका आपका जो औसत उत्पादन है वो सकारात्मक रहता है, लेकिन आपका जो सीमांत उत्पादन होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके बीच में संबंध है, इनको आपको बिल्कुल सही से समझना है। अब समझते हैं हरासमेंट प्रतिफल का नियम। ठीक है, ये क्या कहता है, अगर हम एक ही स्थिर साधन जैसे जमीन के साथ परिवर्तित साधन जैसे श्रम और पूंजी की मात्रा बढ़ाते जाएं तो एक समय के बाद सीमांत उत्पादन घटने लगता है। यानी हम एक ही जमीन पर अगर बार बार मजदूरों को बढ़ाते हैं तो उससे जो सीमांत उत्पादन है वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में हर अतिरिक्त इकाई श्रमिक या पूंजी के उत्पादन बढ़ाएगा, लेकिन एक स्तर के बाद उतना फायदा नहीं मिलेगा और हर नए श्रमिक से उत्पादन बढ़ाने की दर कम होती जाएगी। यानी एक जमीन है, एक जमीन पे अगर 5 लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं भाई, उसमें छठा और सातवां श्रमिक लेकर आएंगे तो क्या होगा, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी और उसकी वजह से जो उत्पादन है उस पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। यह नियम परिवर्तित अनुपात के नियम का ही एक चरण है जहां एमपीपी घटता है। पुराने अर्थशास्त्री इसे अलग नियम मानते थे, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र में इसे परिवर्तित अनुपात के नियम का हिस्सा माना जाता है। तो ये भी परिवर्तित नियम के अनुपात का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही चीज है अगर आज के अर्थशास्त्रियों की बात करें तो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे हमने देखा था भाई, 1 एकड़ जमीन है, उसमें हमने क्या किया भाई, श्रमिकों को बढ़ाया। तो श्रमिकों को बढ़ाने के बाद भाई कुल उत्पादन तो बढ़ेगा ही, लेकिन एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब आप देखेंगे कि उत्पादन आप बढ़ाने के लिए श्रमिकों को बढ़ा रहे हैं लेकिन जमीन जो है उतनी काफी नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि जो सीमांत उत्पादन है वो आपको घटता हुआ दिखाई देगा। यानी एक जमीन है, एक जमीन पर अगर 1 एकड़ जमीन पर एक व्यक्ति ही काम कर सकता है, ठीक है, और कुल उत्पादन 20 हो रहा है तो ये ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं कि जबरदस्ती 2 3 4 लोगों को अगर आप शामिल करते जाएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, उत्पादन तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा लेकिन वो उत्पादन का उतना फर्क आपको दिखाई नहीं देगा, यानी सीमांत उत्पादन उतना नहीं होगा जितना चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये आपका हरासमेंट प्रतिफल का, ये चीज हमने पहले भी समझ ली थी, तो एक नॉर्मल सी चीज। अब आता है हरासमेंट प्रतिफल का नियम क्यों लागू होता है। तो ये नियम क्यों लागू होता है ये समझना जरूरी है। तो देखिए, साधनों का आदर्श मिश्रण बिगड़ना, यानी शुरू में जमीन और मजदूर का सही संतुलन होता है, पर ज्यादा मजदूर जोड़ने पर संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे उत्पादन क्या होगा, घटने लगेगा। ये चीज हमने परिवर्तित नियम में भी देखी थी कि भाई एक जमीन है, उस जमीन पे कुछ लोग ही काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बाद जबरदस्ती ज्यादा लोगों को रखेंगे तो क्या होगा, उससे संतुलन बिगड़ेगा। साधनों की अपूर्ण स्थापन, यानी मजदूर मशीन या जमीन एक दूसरे को पूरा काम नहीं कर सकते। यानी उदाहरण, जमीन की कमी तो मशीनों भी ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। यानी मान लीजिए अगर एक मशीन आपने ज्यादा 2 मशीनें ले रखी हैं और 2 मशीन पे एक व्यक्ति को लगा रखा है तो उससे भी आपको फायदा होता नहीं दिखाई देगा। तो साधनों की अगर अपूर्ण स्थानापन्नता है, यानी जितने मजदूर हैं उतनी अगर मशीनें हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मशीनें ज्यादा और मजदूर कम है तो भी क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है। तभी भी क्या आएगी, जो आपका उत्पादन उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। स्थिर साधन का कम अनुपात, ज्यादा मजदूर होने पर हर मजदूर को जमीन कम मिलेगी, कम जमीन पर ज्यादा लोग काम करेंगे तो उत्पादन भी घटेगा भाई। मान लीजिए अगर जमीन ज्यादा और कम मजदूर लगाएं तो भी क्या होगा, उत्पादन आपको घटेगा। साधनों की सीमितता होती है, यानी जमीन मशीन पूंजी जैसे संसाधन सीमित होते हैं, एक समय के बाद उनका पूरा उपयोग हो जाता है, फिर उत्पादन बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप जमीन जितनी है या मशीन है या जो भी चीजें हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, तो एक समय तक तो भाई मजदूर उस पर काम करेंगे, एक समय के बाद अगर आपने ज्यादा मजदूर लगा दिए तो उसमें भी उत्पादन में गिरावट आएगी। ठीक है, तो ये जो है उसके इसलिए ये नियम जो होता है वो लागू होता है। सार्वभौमिकता हर जगह लागू होता है, यानी जो सीमांत हम बात कर रहे हैं हरासमेंट, तो ये नियम जो है हर जगह आपको लागू होता दिखाई देगा। ठीक है, ये नियम हर उद्योग में लागू होता है क्योंकि हर जगह यही होता है भाई, मशीनें और मजदूर काम में लगे हुए हैं, तो ये चीज आपको हर जगह देखने को मिलेगी। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, वन खनिज मछली पकड़ना में ये जल्दी लागू हो जाता है क्योंकि प्रकृति पर निर्भरता ज्यादा है। ठीक है, यानी मान लीजिए भाई जमीन कम है और जंगल कम है, खनिज संसाधन कम है, मछली अगर आप पकड़ रहे हैं तो उस जगह पर अगर ज्यादा लोग हैं तो क्या होगा, तो क्या होता है, उत्पादन थोड़ा नहीं हो पाएगा। निर्माण उद्योग में यह देर से लागू होता है क्योंकि वहाँ मशीन और तकनीक का रोल ज्यादा होता है। तो निर्माण उद्योग में थोड़ा कम टाइम लगता है क्योंकि भाई यहाँ पर जो है आप देखेंगे मशीन और तकनीक होती है, इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो कई बार क्या होता है भाई, श्रमिकों को कम श्रमिकों में भी ये लोग ज्यादा उत्पादन निकाल लेते हैं, लेकिन एक समय के बाद वहां पर भी ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ज्यादा उत्पादन की जरूरत होती है, तो वहां पर भी ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा।
साधनों की कमी होने की वजह से ये नियम हर जगह कभी ना कभी लागू होता था। भाई साधन अगर कहीं पर कम है तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। साधनों की सीमितता, उत्पादन के साधन जैसे जमीन सीमित होते हैं, इसलिए एक समय के बाद उनका पूरा उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो साधन भी सीमित है, तो एक समय ऐसा आएगा भाई उनका पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर आप उस पर और ज़्यादा मजदूर और ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो उत्पादन क्या होगा, आपको घटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें।